हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में हमारे वर्ल्ड की एक कंट्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, मतलब आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे बेटा, एक आपको नाम दिख रहा होगा, एक हेडिंग दिख रही होगी, दैट इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये बेटा एक कंट्री का नाम है। क्या है बेटा? ये एक कंट्री का नाम है। और ये कंट्री जो है बेटा, इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जैसे यहाँ की सरकार कैसी है, यहाँ के लोग क्या पहनते हैं, ठीक है, क्या काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ के लोगों का लाइवलीहुड डिस्कस करेंगे। और क्या करेंगे बेटा? और हम देखेंगे यहाँ के फॉरेस्ट कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉरेस्ट कौन कौन से पाए जाते हैं, किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, किस टाइप की यहाँ की मिट्टी है, सॉइल कैसी है, यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो की जाती हैं। ठीक है, और बेटा हम क्या देखेंगे? और देखेंगे बेटा यहाँ पर लोग ट्रांसपोर्ट में क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हैं जो यूज करते हैं वो। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस कंट्री के बारे में सारी चीज कवर करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो इस कंट्री का, चाहे वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हो, या फिर इसका आपका मान लो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, या तो आपका सोशल हो। सोशल में क्या आ गया कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, लोगों के बारे में जानना। पॉलिटिकल में क्या जानेंगे बेटा? वहाँ की सरकार कैसी है, वहाँ पर लोग, वहाँ की रूलिंग कैसी होती है। इकोनॉमी में बेटा क्या जानेंगे कि वहाँ के लोग क्या कमाते हैं, ठीक है, कौन सी जॉब करते हैं, ठीक है, वहाँ पर ज्यादातर काम किस चीज का होता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्टली आई रब ऑल दिस थिंग्स, वेट अ सेकेंड। चलो बेटा, अब बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस चैप्टर को एक्सप्लेन मैं करूंगी कैसे, उसका तरीका बता देती हूँ। कि फर्स्ट में इस पैराग्राफ को रीड करूंगी, जैसे ये पैराग्राफ दे रखा है इसको रीड करूंगी, एंड देन ठीक है, रीड करने के बाद आपको क्या बताऊंगी बेटा, आपको बताऊंगी कि इसमें आपको क्या चीज याद रखनी है, और क्या चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और क्या चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हर एक पैराग्राफ के रीड करने के बाद ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो पैराग्राफ क्या चीज आपको बता रहा है। ठीक है, या उस पैराग्राफ का क्या मतलब है। ठीक है, चलो बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टू मच टाइम। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर बेटा क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या कह रहा है, द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the Tropic of Capricorn experience tropical climate, high temperature and heavy rainfall throughout the year. अंडरलाइन करो बेटा, पेंसिल लेके बैठिए आप लोग, अगर आपके पास ये बुक है तो देन इट इज गुड। ठीक है, आप मेरे साथ अंडरलाइन करिए, और अगर किसी के पास ये बुक नहीं है स्टिल उसके लिए भी ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि इस कंट्री के बारे में आपको जानने के लिए मिल रहा है। अगर अदर स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे हैं तो आप ये समझिए कि मैं आपको ऐसा नहीं है कि एक बुक पढ़ा रही हूँ, मैं सोशल स्टडी में आपको एक सीरीज करवा रही हूँ, मतलब जो चीज कॉमन है वही चीज मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इस बुक के ओरिएंटेड में आपको कंटेंट बताऊंगी। ठीक है, बुक का बस आपका कवर चेंज होता है, ठीक है, पब्लिकेशन चेंज होता है, बाकी जो आपका कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है, जो आपका आपका टेक्स्ट होता है वो तो सेम ही रहता है। मतलब दैट मीन्स जो भी आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है बुक में वो तो सेम ही होगा। ठीक है, अब इस कंट्री के बारे में ऐसा तो नहीं है कि इस बुक में कुछ अलग लिखा हो, दूसरी बुक में कुछ अलग लिखा हो। भाई कंट्री तो एक ही है ना, तो उस कंट्री में जैसे लोग रह रहे होंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें दी होगी वो इन्फॉर्मेशन दूसरी बुक में भी दी होगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इन्फॉर्मेशन अलग अलग मिलेगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सब सारी बुकों में सेम होती है। तो आप क्या करिए बेटा, आपको ये समझना होगा कि देखो बेटा, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि हमें सिर्फ टॉपिक देखना है। हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का क्या, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दैट मीन्स अगर ये किसी और स्कूल की बुक में भी यही चैप्टर है तो आप ये जरूरी नहीं है कि खाली आप ये बुक के ही बच्चे देख सकते हैं। अगर ये बुक आपके स्कूल में चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप खाली क्या डालिए, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। भाई ये वीडियो में भी इसी इसी कंट्री के बारे में बता रहा है, और अगर आपके सिलेबस में भी यही कंट्री के बारे में पूछा जा रहा है तो आप बेसिकली ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास ये बुक है वही ये वीडियो देख सकता है, नहीं, सब देख सकते हैं। ठीक है, बस शर्त ये है कि आपको
आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। आपको अगर इस कंट्री के बारे में पढ़ना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इररिस्पेक्टिव कि आप इस स्कूल के बच्चे हैं कि नहीं है, इररिस्पेक्टिव कि आपके ये बुक आपके स्कूल में चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आपका ये होना चाहिए कि कंटेंट क्या है। अगर कंटेंट आपका सही में, अगर आपको पता है कि आपको यही कंटेंट पढ़ना है, तो सिंपल सी बात है, आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चलो, ये तो हो गई आपकी जनरल नॉलेज के लिए, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज के लिए, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी है कि ये वीडियो खाली ऐसा नहीं है कि इस अगर ये बुक है तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको बेसिकली बस उस कंट्री के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रिगार्डिंग द क्या होगी, हमारी रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री के बारे में, ठीक है। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को रीड करूंगी एंड देन आपको बताऊंगी कि इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं टिक मार्क करवाऊंगी या फिर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। चलो, the reason between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn experience tropical climate, that is high temperature and heavy rainfall. Underline karo, high temperature and heavy rainfall throughout the year. This zone is the hottest of all the region. It is located roughly between 5 degrees north and 5 degrees south of the equator. The tropical region has dense growth of bushes and trees. Such forests are called tropical forest or equatorial forest. Let us know more about this region by considering the example of Democratic Republic of Congo, earlier called Zaire. Yes. तो बेटा, इस पैराग्राफ में आपको क्या दे रखा है, तो इस पैराग्राफ को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलती हूँ, और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि सपोज करो बेटा, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। क्या है बेटा, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। हम लोग ऐसे ही ग्लोब बनाते हैं। अब बेटा मैंने इसको बीच में से काट दिया, मतलब मान लो एक गेंद लिया आपने और एक गेंद को बीच में से काट दिया, तो बीच में से काट दिया तो बेटा एक ऊपर कटोरा बनेगा ऐसे, और एक नीचे कटोरा बनेगा। तो बेटा जो ऊपर वाला कटोरा बनेगा ना, उसको बोलेंगे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो बेटा नीचे वाला कटोरा बनेगा ना, उसको बोलेंगे हम सदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। अब बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो बेटा, ऊपर वाला एरिया क्या है हमारा, नॉर्थ, और नीचे वाला क्या है, साउथ। ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन होती है, नीचे साउथ डायरेक्शन है, इसलिए ये बन गया बेटा सदर्न हेमिस्फीयर, और ये बन गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बेटा। अब देखो बेटा, ये जो बीच वाली लाइन है ना, जो काटती है दो इक्वल पार्ट्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं बेटा हम इक्वेटर। क्या नाम देते हैं बेटा इसको, हम इक्वेटर। क्या नाम देते हैं बेटा, इक्वेटर। इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो क्या करती है, हमारे अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है, ठीक है। अभी इतना समझो कि हम इक्वेटर क्या है, एक बीच की लाइन है जो हमारे अर्थ को क्या करती है बेटा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर दो इक्वल पार्ट्स में क्या है बेटा, डिवाइड होती है, ठीक है। चलो, अगर इतनी बात समझ में आई, तो अब बेटा क्या है, इसी के अराउंड क्या होता है बेटा, इसी के अराउंड यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखो बेटा, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है जो बीच में दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड कर रही है। तो बेटा यहीं पर जो इक्वेटर पर ही लाई करती है क्या, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये कंट्री इसी पे लाई करती है, यहाँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये 5 डिग्री नॉर्थ ऊपर तक होती है फैली हुई, और 5 डिग्री साउथ नीचे तक। कहाँ से, इक्वेटर से। तो मतलब मान लो ये 5 डिग्री आपका नॉर्थ है, क्योंकि नॉर्थ साइड में है, ठीक है, और ये हमारा साउथ है, तो साउथ में भी कितना, 5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो इसका एक्सटेंट कहाँ तक है, मतलब कितनी चौड़ी होती है, 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर मतलब बीच वाली लाइन जो हमारे अर्थ को दो बराबर हिस्सों में क्या करती है, बांट देती है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर क्या होता है ना, इस रीजन पे देखना बेटा, जो इक्वेटर के पास वाला रीजन है ना, मैं क्या बता रही हूँ बेटा, जो इक्वेटर के आपके, यस, जो इक्वेटर के ये बेटा पास वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ये वाला पूरा रीजन, ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या होती है, एक चीज याद रखना, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है बेटा, रेनफॉल होती है, ठीक है। और क्या रहता है, सबसे ज्यादा गर्मी भी यहीं पड़ती है, मतलब ये हॉटेस्ट रीजन भी है। क्या है बेटा, ये हॉटेस्ट रीजन भी है, ठीक है। और यहाँ पर रेनफॉल भी सबसे ज्यादा पड़ती है, ठीक है। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरी साल बारिश पड़ती रहती है यहाँ पर। क्या होता है बेटा, यहाँ पर पूरी साल बारिश पड़ती रहती है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, तो आपकी पहली कंडीशन होगी, और दूसरी कंडीशन क्या होती है,
हॉटेस्ट रीजन है, हॉटेस्ट रीजन सबसे ज्यादा गर्मी भी यहीं पर पड़ती है, ठीक है। तो इक्वेटर के पास क्या पड़ती है बेटा, दोबारा बोलो, इक्वेटर के पास एक तो सबसे ज्यादा गर्म वाला जो रीजन है, जो गर्म वाला आपका जगह है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, इक्वेटर के पास। दूसरा इक्वेटर के पास क्या है बेटा, पूरी साल के साल बारिश पड़ती रहती है, तो ये ऐसा रीजन है। तो देखो बेटा, ये देखो, ये मैप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अब मैं आपको मैप में शो करती हूँ क्लियरिटी में। दिस इज योर मैप, ठीक है। ये रहा आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देखो यहाँ पर दिख रहा है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और बेटा आपकी जो इक्वेटर होती है ना, वो ऐसे बेटा पास होती है, ठीक है, समवेयर यहाँ से। ये है 0 डिग्री इक्वेटर आपकी, ठीक है। और यहाँ पर बेटा ये ऊपर वाला जो होता है 5 डिग्री नॉर्थ होता है। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, जिसका ये बिल्कुल नीचे वाला इतना लंबा है, तो ये है तुम्हारा, जहाँ पर ये लाई कर रहा है वो 5 डिग्री क्या है बेटा, साउथ, ठीक है, क्योंकि ये साउथ साइड है। और ये ऊपर वाली क्या है बेटा तुम्हारी, नॉर्थ साइड, ठीक है। ये आपको कॉन्टिनेंट दिख रहे हुए, हमने 7 कॉन्टिनेंट पढ़े थे ना। ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, नॉर्थ अमेरिका, ये वाला रीजन साउथ अमेरिका, ठीक है। ये अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये एश सॉरी एशिया नीचे है पूरे, एक मिनट, दिस इज योर एशिया, ठीक है। यहाँ पर आपका यूरोप, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया। फिर बेटा यहाँ पर आपका होता है बेटा, जो यहाँ पर बना नहीं है, अंटार्कटिका। यहाँ पर क्या होता है बेटा, अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये क्या है आपके बेटा, कॉन्टिनेंट्स। और हमारा हमें पता है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। कौन से में बेटा, अफ्रीका, ठीक है। चलो इतनी बात अगर समझ में आई, तो हम आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अ मिनट, यस। सो हम, तो इस पॉइंट पे बेटा आपको यही बोला गया। और जो बेटा ये वाला रीजन है ना पूरा 5 मीटर तक, इसको बेटा बोलते हैं, इक्वेटर के पास वाले रीजन को बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रॉपिकल रीजन। क्यों बेटा ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलता है। कौन सा फॉरेस्ट मिलता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलता है, इसलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं बेटा हम, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। और यहाँ के फॉरेस्ट को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। क्यों बोलते हैं बेटा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इसलिए बोलते हैं बेटा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जस्ट क्लीन इट, यस। तो हम बेटा, मैं क्या बता रही थी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हम क्यों इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, इसलिए इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। और हम इससे पहले बेटा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो अभी नाम पड़ा है इस देश का, इससे पहले हम इसे क्या बोलते थे बेटा, जायरे। क्या बोलते थे बेटा, जायरे, ठीक है। चलो बेटा, इस पैराग्राफ में जितना मैंने बताया सिर्फ उतनी चीजें दे रखी हैं। देखो क्या दे रखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये लाई करता है, ठीक है। और बेटा इसकी टेम्परेचर कैसा होता है, हाई, मैंने बताया, क्योंकि हॉटेस्ट होता है तो हाई रहेगा टेम्परेचर। फिर हैवी रेनफॉल रहती है थ्रू आउट द ईयर, बता दिया कि पूरी साल क्या रहती है, बारिश होती रहती है, ठीक है। हॉटेस्ट रीजन है ये, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया बेटा, 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ टू द इक्वेटर है, ट्रॉपिकल रीजन है, इसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी बोलते हैं यहाँ, और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और इसको पहले क्या बोलते थे, जायरे बोलते थे, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नाम बाद में पड़ा है, ठीक है। बस यही है बेटा इसमें, जो आप इस पैराग्राफ में जो आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है बेटा, लोकेशन। अब बेटा इसमें हम पढ़ेंगे लोकेशन के बारे में, कि ये कहाँ लोकेट करता है हमारे मैप में, ठीक है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था मैप, ठीक है। अगेन मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लोकेशन, कॉन्गो इज लोकेटेड इन द सेंट्रल अफ्रीका एंड इक्वेटर passes through it. Its capital is Kinshasa. क्या है इसकी कैपिटल, Kinshasa. Is located on the Congo River. Congo is almost a landlocked country. To its north lies the world's biggest hot desert, the Sahara Desert. The nine countries that surround it are Angola, Zambia, Tanzania, ठीक है, रवांडा, साउथ युगांडा, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। तो बेसिकली बेटा क्या है, इसके आगे है ये पैराग्राफ पूरा ही पढ़ लेते हैं। 3/5 of the Congo basin lies in the
DR Congo. It is low-lying area surrounded by mountains on three sides. The Rwenzori Mountains are located in the northeast, in the northeast आएगा is नहीं, ठीक है. The highest peak of these mountain is Mount Margarita, ठीक है. चलो, तो बेटा अब हम पढ़ेंगे इसकी लोकेशन. तो लोकेशन के लिए मैं आपको अगेन मैप पे दिखा देती हूँ. देखो, ये मैंने आपको तो क्लियर लोकेशन बता दी थी, एक्सप्लेन कर दी थी. अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये सारी चीजें. जस्ट अ मिनट, मैं रब कर दूँ ये सारी चीजें. यस. तो बेटा ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया बेटा, यहाँ से हमारी इक्वेटर पास होती है, ठीक है. ये हमारी इक्वेटर पास हो रही है. देखो बेटा, ये दिख रहा है, यहाँ पर भी कंट्री है, यहाँ पर भी कंट्री है, यहाँ पर भी कंट्री है, यहाँ पर भी कंट्री, यहाँ पर भी कंट्री, यहाँ पर यहाँ पर भी कंट्री, यहाँ पर भी कंट्री. तो देखा, ये चारों तरफ से क्या है बेटा, कंट्री से. हर एक जगह पे कंट्री से, मतलब लैंड से सराउंडेड है, ठीक है. कंट्री है तो सिंपल सी बात है, लैंड है. कहीं पर वाटर बॉडीज नहीं है ना इसके साइड साइड में. इसका मतलब ये बेटा जो आपकी कंट्री है, ये लैंड लॉक कंट्री है. क्या है बेटा, लैंड लॉक. लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है बेटा ऐसी कंट्री जो चारों तरफ से कहाँ से, जमीन से घिरी हुई हो. मतलब उसके चारों तरफ बाउंड्री हमारी जमीन की हो. जैसे हमारी इंडिया है, हमारी इंडिया लैंड लॉक नहीं है. ये रही हमारी इंडिया, ठीक है. ये रही, देखो दिख रही है इंडिया, ये दिख रही है ना, ये इंडिया है हमारी, ठीक है. ये इंडिया है. तो ये इंडिया जो है ना बेटा, इंडिया में देखो यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, साइड साइड पानी है, और ऊपर ऊपर सारी लैंड है, ठीक है, कंट्रीज है. तो इसका मतलब ये लैंड लॉक नहीं है, यहाँ पर पानी है. यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या है बेटा, कंट्रीज ही कंट्रीज है. दैट मीन्स लैंड ही लैंड है. तो इसलिए इस कंट्री को बोलेंगे हम लैंड लॉक कंट्री. तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हमारी कैसी कंट्री है बेटा, लैंड लॉक कंट्री है. तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो कंट्री है, ये हमारी कैसी कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है. अब बढ़ते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है. देखो बेटा, दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, दूसरा पॉइंट आपका बोल रहा है कि यहाँ से बेटा क्या पास होती है, हमारी इक्वेटर पास होती है. बता चुकी हूँ. ये सेंट्रल अफ्रीका में लाई करता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लाई करता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है. फिर मैंने क्या बताया बेटा, यहाँ पर कॉन्गो नाम क्यों पड़ा, मतलब हम इसको कॉन्गो क्यों पढ़ते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्यों नाम पड़ा. तो कॉन्गो बेटा इसलिए पड़ा क्योंकि ये जहां पर लोग कंट्री है ना, वहां से कॉन्गो रिवर निकलती है. कौन सी रिवर निकलती है, कॉन्गो. कौन सी रिवर निकलती है बेटा, कॉन्गो. तो कॉन्गो एक नदी का नाम था, उसके ऊपर ये देश था, उसके, ठीक है. तो उस देश का नाम इस नदी के ऊपर पड़ा है, कॉन्गो रिवर, ठीक है. चलो, अब इतनी बात अगर समझ में आई तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं बेटा. अब देखना बेटा, नॉर्थ साइड में, इसके नॉर्थ साइड में, मतलब जैसे ही हम कॉन्गो के नॉर्थ साइड में देखेंगे, यहाँ पर मैप में देखो बेटा, ये वाला रीजन कॉन्गो के नॉर्थ कौन सा होगा, ये वाला रीजन. तो बेटा यहाँ पर ना, यहाँ पर आप, यहाँ पर ये वाला एरिया जो है, ये वाला पूरा जो एरिया है, ये बेटा यहाँ पर ना डेजर्ट है आपका, बहुत बड़ा डेजर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट. और उस डेजर्ट का नाम है बेटा सहारा डेजर्ट. कौन सा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट. तो ये बेटा, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सहारा डेजर्ट जो है वो इस कंट्री के कौन से साइड है, नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट साइड या वेस्ट साइड, तो क्या बताओगे, ये बेटा नॉर्थ साइड है. क्या आंसर दोगे बेटा, नॉर्थ साइड, क्योंकि ऊपर है ना, नॉर्थ साइड है, ठीक है, डेजर्ट. चलो, ठीक है. अब बेटा हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पर बेटा एक चीज और है. क्या है बेटा, कि हमारा क्या है बेटा, देखो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के जो ऊपर वाला हिस्सा है ना बेटा, ऊपर वाला हिस्सा, उससे बेटा ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, कॉन्गो बेसिन है, ठीक है, रिवर का बेसिन, ठीक है. तो ये पूरा का पूरा कॉन्गो बेसिन है. और हम नीचे वाला जो एरिया देखेंगे, इक्वेटर के जो नीचे वाला एरिया है, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ऊपर वाले को बोलते हैं बेटा कॉन्गो. क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. क्या बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नीचे वाले एरिया को बोलते हैं, ठीक है. तो 3/5 जो इसका एरिया है वो क्या है बेटा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. DR का मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है. अब बेटा यहाँ पर जो माउंटेन है,
माउंटेन में सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है ना वो यहाँ का, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है बेटा? मर्घेरिटा। क्या है? मर्घेरिटा। क्या है? मर्घेरिटा। ठीक है, चलो। तो बेटा इस पैराग्राफ में सिर्फ आपको इतना ही लर्न करना है। ठीक है, इस पैराग्राफ में क्या करना है बेटा? आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वन मोर, एक इम्पॉर्टेंट चीज बेटा इस पैराग्राफ में आपको बताना भूली मैं, कि इसकी जो कैपिटल है दैट इज किनशासा। ठीक है, इसकी कैपिटल याद रखना। तो कैपिटल क्या है बेटा इसकी? इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो राजधानी है वो है किनशासा। जैसे हमारी इंडिया की राजधानी दिल्ली है, वैसे ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी क्या है? किनशासा। ठीक है, चलो अब बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। ठीक है, देन आएगा फिर एनिमल लाइफ, देन इकोनॉमी, मिनरल एंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। तो बेटा हम लोग आज इस पेज तक करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इस पेज तक स्टडी रीड करेंगे। ठीक है, और मैं इसी पेज तक आज आपको एक्सप्लेन करूंगी, एंड जो नेक्स्ट 2 पेजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जिससे फिर आपको भी बहुत बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो मैं बोरिंग तो करना आप लोगों के लिए स्टडी नहीं चाहती हूँ। ठीक है, कि मेरा मोटिव ही नहीं है बोरिंग करने का। ठीक है, मुझे मेरा मोटिव है कि जितना चाहो उतना क्या करो, स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Climate and vegetation. The climate of Democratic Republic of Congo is very hot and wet. Temperatures are very high throughout the year. The air is always humid. In the morning, the sun shines brightly, and by the noon, it becomes very hot. Congo experiences a large amount of precipitation, and has the highest frequency of thunderstorms in the world. It receives more than 200 centimeters of rainfall. The climate is conducive for the growth of dense and thick forest. There is hardly any soil erosion, and soil is nourished. Vegetation is very rich here. The climatic conditions are highly suitable for the plant life. The trees in this area grow very tall and form a canopy, preventing sunlight from reaching the ground. Trees like tea, ebony, mahogany, redwood grow abundantly. Bamboo, rubber, cotton, banana also grow there. In parts of the southern Congo, the vegetation is different. Here we have grasslands with short trees. Such grasslands are called savannas. ठीक बेटा देखो, अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि वहां का क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट मतलब वहां का मौसम कैसा रहता है। फिर हम पढ़ेंगे वहां पर का वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब वहां पर कौन कौन से टाइप के पेड़ उगते हैं। ठीक है, और वहां पर कौन कौन से टाइप के आपके फॉरेस्ट उगते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ये पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, अब इसको हम पढ़ेंगे एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं, रटना तो नहीं है। ठीक है, एक स्टोरी की तरह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, बिकॉज जब आप एक दूसरे से चीजों को लिंक करके पढ़ते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से, तो इजीली आपको लर्न रहती है चीजें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था, ये बताओ मुझे कि ये कंट्री कहाँ लाई करती है। हमें पता है कंट्री लाई करती है इक्वेटर वाले रीजन में। हमें पता है कि कंट्री हमारी कहाँ लाई करती है, जहां पर हमारा इक्वेटर होता है उस वाले रीजन में। और मैंने इक्वेटर वाले रीजन में क्या बताया, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर वाले रीजन में बेटा हमने क्या बताया, हमने बताया इक्वेटर वाले रीजन में कि रेनफॉल कैसी रहती है बेटा, हाई रहती है। और जब बेटा रेनफॉल हाई रहेगी, और दूसरा हमने बताया बेटा यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई रहेगा। ठीक है, तो हमने साइंस में एक अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। यही तो है फोटोसिंथेसिस, जिससे अपना खाना बनाते हैं। अच्छा, खाना कैसे बनाते हैं प्लांट्स? जब सनलाइट लेते हैं। तो सनलाइट कब मिलेगी, जब टेम्परेचर हाई है। अब इस रीजन में हमारा टेम्परेचर हाई है, डेट मीन सन बहुत चमक रहा होगा इस रीजन में, सन की ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी इस रीजन में। तो इसका मतलब है सनलाइट लेके ये लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर रेनफॉल भी हो रही है ज्यादा, तो पानी भी है। तो पानी यहाँ से लेके रेनफॉल और सनलाइट यहाँ से लेके क्या कर देंगे, अपने लीव्स में क्या बना लेंगे, खाना बना लेंगे।
और अगर इनको एनर्जी, खाना से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। अगर तुम जितना अच्छा अच्छा खाना खाओगे तो तुम लंबाई नहीं पकड़ते हो, जिंदगी देखते हो बड़े होते जाते हो, बड़े होते जाते हो ना। जो खाना कम खाता है वो ना मोटा होता है, ना मतलब हेल्दी रहता है, ना फिट रहता है, और ना ही वो लंबा होता है, ठीक है। तो बेटा बेसिकली तुम ग्रोथ कैसे पकड़ते हो, जब तुम खाना खाते हो, खाने से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। ऐसे ही बेटा यहाँ पर जब ये लोग अपना खाना बनाते थे, खाना बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक तो पानी चाहिए होता है और एक टाइम आपको सनलाइट चाहिए, तो दोनों चीजें यहाँ पर अवेलेबल है ना। दोनों चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो क्या है, यहाँ पर क्या होते हैं, वो जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ पकड़ जाते हैं, और ग्रोथ पकड़ जाते हैं तो बड़े बड़े ट्रीज बना देते हैं, और जब बड़े बड़े ट्रीज बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक फॉरेस्ट टाइप का बन जाएगा। क्या बन जाएंगे, फॉरेस्ट बन जाएंगे। वो फॉरेस्ट कैसे होंगे, डेंस। डेंस का मतलब है घने फॉरेस्ट, मतलब पास पास, ठीक है। फॉरेस्ट बहुत घना बन जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा बेटा, जिससे आपका वहाँ की जो सॉइल होगी वो क्या होगी, फर्टाइल रहेगी। क्यों फर्टाइल रहेगी बेटा आपकी वो सॉइल, क्योंकि वहां पर सॉइल इरोजन नहीं होगा। अब सॉइल इरोजन क्यों नहीं होगा, सॉइल इरोजन इसलिए नहीं होगा, सॉइल इरोजन का मतलब है कि ऊपर ऊपर की परत गायब हो जाना, मतलब मिट्टी की ऊपर की परत गायब हो जाना। तो वहां की मिट्टी की ऊपर की परत गायब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं तो पानी क्या होगा, वो हवा को रोक लेंगे, हवा को रोक लेंगे तो हवा एक जगह से उड़ा के मिट्टी दूसरी जगह नहीं लेके जाएगी, तो यहाँ पर सॉइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बेटा। तो मैंने क्या बताया बेटा कि हमारे यहाँ, तो यहाँ पर हमें एक चीज पता चली कि यहाँ पर हमारे फॉरेस्ट कैसे होते हैं, डेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा वेजिटेशन कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। और क्या चीज बेटा हमने जानी, हमने जानी यहाँ पर बारिश हमेशा होती रहती है, रेनफॉल हमेशा होती रहती है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई रहता है, जिसकी वजह से बेटा यहाँ पर ह्यूमिडिटी, अगर रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों बड़े होंगे ना तो बेटा वहां पर उमस आएगी, ह्यूमिडिटी आएगी। देखा है बेटा, अभी अभी के मौसम में देखो बेटा आप कि जब बारिश भी होती है अगस्त में, और उसके बाद देखो फिर धूप भी निकलती है, तो बारिश और धूप जब एक साथ आती है तो देखना कभी कभार चिपचिपा वाला मौसम आ जाता है। आपकी स्किन जो है वो चिपचिपी हो जाती है, आपको ऐसा लगता है छूते ही कि हर एक चीज छूते ही चिपचिपा सा लगेगा, ठीक है। तो वो किसकी वजह से लगता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी आ जाती है, ठीक है। वेदर में क्या आ जाती है बेटा, ह्यूमिडिटी डेवलप हो जाती है। क्यों, क्योंकि उस कुछ बारिश हो रही होती है और टेम्परेचर दोनों साथ ही साथ बढ़ रहे होते हैं, इसलिए, ठीक है। चलो, अगर इतनी चीज समझ में आई तो यही चीज आपको लिखी गई है, मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रेनफॉल, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट की रेनफॉल होती है यहाँ पर। कितने से ज्यादा की होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल होती है यहाँ पर। और यहाँ पर कैसे फॉरेस्ट होते हैं बेटा, डेंस, घने, डेंस मतलब घने एंड थिक फॉरेस्ट, और मोटे मोटे फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होती है बेटा, सॉइल हमारी नरिश्ड होती है। क्यों, क्योंकि कोई भी सॉइल इरोजन नहीं होता है, ठीक है। वेजिटेशन बेटा यहाँ की कैसी होती है, बहुत ज्यादा रिच होती है, रिच मतलब बहुत ज्यादा वेजिटेशन होती है, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर बेटा आपको जो फॉरेस्ट है वो बन जाते हैं डेंस, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट और वाटर थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और यही हमारे पेड़ को चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब बेटा हम पढ़ते हैं ट्रीज, कौन कौन से ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं। तो बेटा टीक पाया जाता है, इबॉनी पाया जाता है, ये सब ट्रीज के नेम है। महागोनी पाया जाता है, रेडवुड पाया जाता है, ठीक है। ये सारे ट्रीज हैं जो ज्यादातर यहाँ पर मिलते हैं। बैम्बू, रबर, कॉटन, बनाना, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर कुछ ग्रासेस भी होती हैं, ग्रासेस मतलब घास, घास भी उगती है यहाँ पर, ठीक है। इसकी जमीन पर घासेस भी होती है। वो जो घास होती है बेटा उनको हम सवानास बोलते हैं, यहाँ के ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं बेटा, सवानास। क्या बोलते हैं, सवानास, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि जो ग्रास उगती है हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, तो बताओ उन घास को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, सवाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सवानास, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपका क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। नाउ कम ओवर टू द एनिमल लाइफ। अब हम एनिमल लाइफ पढ़ेंगे कि एनिमल लाइफ में क्या बोला है, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको पहले क्लीन कर लूं। यस, तो बेटा एनिमल लाइफ, तो इस पैराग्राफ में क्या दिया है बेटा, द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर होम a rich and diverse variety of animals. Animals like chimpanzees, baboons, okapis, elephants, gorillas, hippopotamus, and buffaloes are found in the forest. Lions, leopard, giraffe, and zebras are found in the grasslands. Reptiles
Reptiles such as pythons, vipers, tree cobras, etc. are common. Many kind of birds such as parrot, pelicans, cuckoos, flamingos, etc. are seen. Insects like bees, beetles, scorpions, fly, mosquitoes, termites, ants, centipedes, and millipedes add to the richness of animals' life. That इस पैराग्राफ में बेटा क्या दे रखा है? इस पैराग्राफ में आपको दे रखा है एनिमल लाइफ, मतलब वहां के जो जानवर थे उनकी बारे में बताया गया कि वो कैसे हैबिटेट करते हैं, वहां पर कैसे वो लोग रहते हैं, ठीक है, उन फॉरेस्ट में। तो बेसिकली उनके बारे में ये इस पैराग्राफ में बताया गया है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम। तो बेटा देखो, सबसे पहली चीज है यहाँ पर डाइवर्स एंड रिच टाइप के आपको एनिमल्स मिले, मतलब वेराइटीज ऑफ एनिमल मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब वो वेराइटीज ऑफ एनिमल्स में क्या है, जैसे चिंपैंजी मिलेगा इधर, ठीक है, बबून्स मिलेगा इधर, ऑक्टोपस मिलेगा। देखो ये ऑक्टोपस की फोटो दिख रही होगी आपको, ठीक है, पिक्चर दिख रही होगी आपको, ठीक है। एक मिनट, ब्राइटनेस बड़ी है, इस ब्राइटनेस फुल है, ठीक है, यस। तो देखो बेटा ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऑक्टोपस, ये आपको दिख रहा होगा चिंपैंजी फोटो में, ठीक है। तो देखो ये आपको ये आपके एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं बेटा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ठीक है। एलिफेंट हो गया, गोरिल्लास, ठीक है, हिपोपोटामस, बफेलोस, ये सारे के सारे क्या इन घने जंगलों में पाए जाते हैं, ये सारे के सारे जानवर। लिपार्ड हो गया, लायन हो गया, जिराफ हो गया, जेब्रास, ये भी पाए जाते हैं, क्रास, ठीक है। रेप्टाइल्स में कौन कौन से पाए जाते हैं? रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले, ठीक है। तो रेंगने वाले में पाइथन, पाइथन आपका एक सांप है, ठीक है, सांप की वेराइटी है। वाइपर, वाइपर भी आपका क्या है बेटा? ये भी आपकी सांप की वेराइटी है, स्नेक की वेराइटी है। ट्री कोबरा सांप की वेराइटी है, ठीक है। तीनों सांप पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, इस जंगल में। मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स कौन कौन सी है बेटा? पैरट पाया जाता है, पेलिकन पाया जाता है, कुकूस पाई जाती है, फ्लैमिंगोस पाई जाती है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या पाई जाती है बेटा? यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। इंसेक्ट में क्या बेटा? बीज, बिटल्स, ठीक है, फ्लाई आपकी, मॉस्किटोज, एंड्स, ये सारी की सारी जितनी भी आपको ये दे रखी है इस लाइन में, ये सब के सब क्या है? इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट मतलब कीड़े, ये सब के सब कीड़े के नाम है, तो कीड़े पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या बताया कि कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स में रेंगने वाले कौन से जानवर पाए जाते हैं, जैसे पाइथन हो गया, वाइपर हो गया, ट्री कोबरास, ये सब स्नेक के नेम से, स्नेक के टाइप से, सारे स्नेक यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, इकोनॉमी, मिनरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, लाइफ ऑफ द पीपल एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगी मैं, उसमें डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर इसको एंड करते हैं। एंड आपको अगर कोई भी डाउट है, अगर आप कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरी आ रही है आपके माइंड में, तो बेटा आप बिल्कुल भी झिझक आना, ठीक है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना। जस्ट आप क्या करना, उस डाउट को आप बस इतना करना कि जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप टाइप करके बस छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इस बात की गारंटी कि वो डाउट, मैं आपका डाउट रहने नहीं दूंगी, ठीक है, लाइफ लॉन्ग। क्योंकि जैसे ही मैंने उस डाउट को मैं देखूंगी कमेंट बॉक्स में, मैं आप कोशिश करूंगी या तो नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूं, या फिर अगर एक्सप्लेन नहीं, अगर आप लिखने से ही अगर समझ जाओगे, ठीक है, टाइप भी कर दूंगी उसका एक्सप्लेनेशन, अगर आप उससे समझ जाते हो तो भी ठीक है, अगर नहीं तो मैं आपको उसको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें उस डाउट को पक्का रिजॉल्व करूंगी, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कोशिश रहेगी। और आप भी बेटा ज्यादा से ज्यादा क्या करिए बेटा, आपके भी जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, ठीक है, तो उसमें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए, जो भी बच्चे एसएसटी में प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, छोटे बच्चों को तो खासकर एसएसटी में बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है। मुझे पता है एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक बच्चे को बोरिंग लगता है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा मोटिव यही है कि मैं इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करूँ, आपको इंटरेस्टिंग बनाऊँ, ठीक है, जाके आपका भी इंटरेस्ट इसकी तरफ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, आप लोग भी क्या करेंगे बेटा, आपको अगर हेल्प हुई है तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करेंगे, क्योंकि बेटा शेयर एंड केयरिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर आप शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को तो इसका मतलब है आप दूसरों की केयर भी कर रहे हैं, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब जाता है कि आप अपने फ्रेंड्स की केयर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है, या फ्रेंड सर्कल में आप इसको सर्कुलेट करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एंड डोंट
प्रेस द सब्सक्राइब बटन। ठीक है, जो सब्सक्राइब बटन बेटा नीचे दे रखा है ना, उसको आप प्रेस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा, मैं आगे जब भी आपका इसका सेकंड पार्ट जैसा भी डालूंगी तो आपको क्या है, बार बार सर्च करने की या देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट उसका नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, जैसे ही सब्सक्राइब कर देंगे आपको ऊपर ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, और आप कम टाइम में ज्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटा, और ये क्या होगी बेटा, ये आपकी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट होगा, क्योंकि मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ। ठीक है, तो आप भी बदले में मुझे गिफ्ट देंगे। ठीक है, तो ये मेरे लिए आपका गिफ्ट होगा, ये मेरा आपके लिए गिफ्ट है। मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, और एसएसटी को बहुत इजी बना रही हूँ। और आपका मेरे लिए क्या गिफ्ट होगा बेटा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा इसको लाइक करिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी मैम को भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, so please do it and keep study, work hard and keep motivated with your study. ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बाय।